नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मैं मनीष सिंह पुनः आज आपके समक्ष उपस्थित हूँ। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पढ़ रहे हैं और मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो आप सभी को मालूम है। हमारा जो टॉपिक चल रहा है मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन चल रहा है। अभी तक हमने मध्य प्रदेश के भौगोलिक विभाजन के बारे में समझा और मध्य प्रदेश का जो भौगोलिक विभाजन है वो कुल 7 भागों में किया गया है। अगर देखा जाए तो प्रकृति के आधार पर मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन 3 भागों में किया गया है। कौन कौन से विभाग हैं? तो मध्य उच्च प्रदेश है, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी है और पूर्वी पठार है जिसे बघेलखंड का पठार कहते हैं। ठीक है, यदि देखा जाए तो प्रकृति की दृष्टि से सबसे बड़ा जो भौतिक विभाग है आपका या भौतिक प्रदेश जो है वो आपका मध्य उच्च प्रदेश आता है। लेकिन इसी के अंतर्गत मध्य उच्च प्रदेश को 7 उपभागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 5 उपभागों में बांटा गया है। हमने आपको पहले भी बताया कौन कौन से भाग हैं। तो मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार और नर्मदा सोन घाटी। ठीक है, तो इस तरह से 5 मध्य उच्च प्रदेश के उपभाग हैं और 5 उपभाग के अलावा सतपुड़ा पर्वत शैली और बघेलखंड का पठार, कुल मिलाकर 7 आपके भौगोलिक भाग हैं या भौतिक प्रदेश है मध्य प्रदेश में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर था सभी को। अब समझते हैं जो 7 भौतिक प्रदेश हैं उनमें से हम एक एक कर सभी का अध्ययन करेंगे और ये बड़े इंपॉर्टेंट है। मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया कि कांस्टेबल में, चाहे MPPSC में, चाहे SI में क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए हैं। और मध्य प्रदेश, यदि मैं बात करूं PSC की, तो PSC में लास्ट ईयर जो प्री एग्जाम हुआ था उसमें 36 क्वेश्चन ऐसे थे जो मध्य प्रदेश से थे। और वर्तमान में जो सिलेबस है उसके अनुसार तो मध्य प्रदेश को ज़्यादा ऐड किया गया है। ठीक है, तो इस दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा मध्य प्रदेश में होने वाली परीक्षा जैसे MP कांस्टेबल, MP SI या पटवारी की जो परीक्षाएं हैं उसमें भी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सभी धैर्य बना के हमारी क्लास को देखते रहिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों तक, अपने परिवार के ऐसे सदस्य जो पढ़ाई कर रहे हैं उन तक जरूर भेजें एवं चैनल को सब्सक्राइब करने का विशेष अनुरोध करें। आपका ये प्रयास हमारे लिए बहुत अच्छा साबित होगा और आने वाले समय में जब हमारे 100 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तो 1000 सब्सक्राइबर होने पर हम डायरेक्ट लाइव होकर पढ़ाएंगे और लगभग मध्य प्रदेश जो GS वाला पोर्शन है, चाहे किसी भी एग्ज़ाम का हो, मध्य प्रदेश हो, उसके अलावा भूगोल हो, इकोनॉमिक्स हो, इतिहास हो, इन सभी का वर्णन, इन सभी का अध्ययन हम कराने वाले हैं और वो भी फ्री बिल्कुल। तो बस आपसे एक ही अनुरोध है कि आप क्या करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। चलो धन्यवाद दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारे क्लास। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य भारत के पठार के बारे में। देखिए, मैं एक एक कर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। बस आपसे विशेष अनुरोध यही है कि आप अगर ये वीडियोस देख रहे हैं तो इसके पहले वाले वीडियो जरूर देख लीजिए। कुछ वीडियोस में टेक्निकल प्रॉब्लम आई है, आपको मालूम है लॉकडाउन चल रहा है। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा हम सारी की सारी समस्याएं दूर कर देंगे और बहुत अच्छे से आपको टॉपिक वाइज सारी चीज़ें क्लियर करा देंगे। फिर भी आप देखिए, कोई चीज़ दिक्कत आती है तो हमें सलाह देना चाहते हो तो कमेंट्स के माध्यम से दे दीजिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य भारत के पठार में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? मध्य भारत के पठार में। सबसे पहली बात, मध्य भारत का जो पठार है वो मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत आता है और इन 5 उपभागों में से ही एक यह भाग है। सबसे पहले इसकी विशेषता हम समझते हैं कि जो मध्य भारत का पठार है इसकी स्थिति कहाँ पर है। तो मैंने आपको बताया था कि आपका जो मध्य प्रदेश है, समझने के हिसाब से देख लीजिएगा, मान लीजिए आपका मध्य प्रदेश है, इस तरह से संरचना मध्य प्रदेश की है आपकी, है कि नहीं? तो मध्य प्रदेश का जो ऊपरी हिस्सा है, कौन सा हिस्सा है? ऊपरी हिस्सा है, अर्थात उत्तर मध्य प्रदेश का जो हिस्सा है, अर्थात यहां से लेकर ये वाले हिस्से में मध्य भारत का पठार आपका पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है? मध्य भारत का पठार पाया जाता है। ठीक है, कौन कौन से हिस्से में अगर मैं आपको बता दूं तो यहां पर से ये बहुत ही कम हिस्से में टच होता है और कुछ इस तरह से निकलता है। ठीक है, तो मध्य भारत का जो पठार है, मध्य भारत के पठार की स्थिति कुछ मध्य प्रदेश के नक्शे में या मैप में इस तरह से। कौन कौन से जिले आते हैं? तो मैं आपको यहाँ सबसे पहले जिले के बारे में बता देता हूँ कि मध्य भारत के पठार के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं। यहाँ पर मैं जब जिले नाम आपको बताने वाला हूँ तो याद रखिएगा, उन जिले में या तो वो पूर्ण रूप से इस मध्य भारत के पठार में शामिल हैं या तो आंशिक रूप से शामिल हैं। अब पूर्ण रूप से क्या है?
तो भाई पूर्ण रूप से अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर इंदौर है तो इंदौर का कुछ हिस्सा भी हो सकता है, अगर पूर्ण की बात करेगा तो पूरे रूप से, और आंशिक रूप से का मतलब हो गया कि उसका कुछ हिस्सा ऐसा है जो इस पठार के अंतर्गत आता है। समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर है? शुरू करते हैं। तो मध्य भारत के पठार के अंतर्गत सबसे पहले अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश के जिलों की, तो सबसे पहले अगर मैं मध्य प्रदेश के जिलों की बात करूं तो यहाँ पर आपका एक जिला आता है जिसका नाम क्या है? श्योपुर। कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है? श्योपुर डिस्ट्रिक्ट आता है। ठीक है, यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट आता है श्योपुर आता है, और यहाँ पर वाला जो हिस्सा है ये आपका मुरैना डिस्ट्रिक्ट है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? मुरैना। और यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट लगता है आपका भिंड, और भिंड का यहाँ पर पूर्ण हिस्सा तो नहीं आता है, लेकिन इसका कुछ आंशिक हिस्सा जरूर आता है मध्य भारत के पठार। इसी के नीचे आपका ग्वालियर है, यहाँ पर ग्वालियर का हिस्सा आता है। ग्वालियर के अगर नीचे जाएं तो ग्वालियर के नीचे आपका एक डिस्ट्रिक्ट लगता है शिवपुरी, जो कि पश्चिम की ओर राजस्थान से टच करता है, और पूर्व की ओर कहाँ पर टच करता है? उत्तर प्रदेश की सीमा के साथ साझा करता है। कहाँ पर है? यहाँ पर का जो हिस्सा है ये हिस्सा कौन सा है आपका? शिवपुरी। आप एक बार देखते चले, मन में बात करते चले, और आपके पास अगर मैप होगा तो मैप को अपने सामने रखिए और बड़े अच्छे से समझिए इस चीज को। ये शिवपुरी, शिवपुरी के ही नीचे वाला जो हिस्सा है ये है गुना का हिस्सा। कौन सा हिस्सा है? गुना का है। गुना डिस्ट्रिक्ट जिससे अशोकनगर बना था बाद में। ठीक है, तो गुना का कुछ हिस्सा इसमें आता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर छोटी सी चोटी इसके अंतर्गत आती है। इस डिस्ट्रिक्ट का नाम है क्या? राजगढ़। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट है। समझ में आया? ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट है। और यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट है आपका, कौन सा? आपको मालूम होगा 16 अगस्त 2013 में एक नया जिला आपका बना था 51वां, उसका नाम क्या है? आगर मालवा है। और आगर मालवा जिला कहाँ पर पड़ता है? आपके यहाँ पर पड़ता है। और ये वाला जो जिला देख रहे हैं आप, ये वाला जिला आपका पड़ता है कौन सा? नीमच। और मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो अपनी सर्वाधिक सीमा अन्य राज्य से साझा करता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका आंसर है आपका नीमच। नीमच ही ऐसा डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का जिसकी सर्वाधिक सीमा किसी अन्य राज्य के साथ साझा होती है। समझ में आए? अर्थात सर्वाधिक सीमा किसकी? नीमच की सर्वाधिक सीमा किसके साथ लगती है? राजस्थान के साथ लगती है। ठीक है, यहीं पर एक छोटा सा हिस्सा, बहुत ज्यादा मात्रा में तो नहीं बोलूंगा, पर छोटा सा हिस्सा है, और इस डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको मालूम होगा। इस डिस्ट्रिक्ट का नाम है क्या? मंदसौर। तो दोस्तों एक बार फिर से समझिए, जो मध्य भारत का पठार है, वो मध्य भारत के पठार की स्थिति की अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश में श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी, शिवपुरी के नीचे क्या आता है? गुना, गुना के बाद राजगढ़ का एक छोटा सा हिस्सा आता है। ठीक है, और आगर मालवा का भी बहुत कम मात्रा में हिस्सा आता है। उसके बाद मंदसौर का कुछ हिस्सा लगता है इसमें, लेकिन बहुत कम मात्रा में आता है, और नीमच का काफी हिस्सा इसमें लगता है। समझ में आया? तो मध्य भारत के पठार के अंतर्गत कौन कौन से जिले? श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, गुना शिवपुरी, शिवपुरी के अलावा राजगढ़, आगरमालवा, नीमच एवं मंदसौर का कुछ हिस्सा पूर्ण या आंशिक रूप से आता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ दोस्तों क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट इसके अंतर्गत आता है या नहीं आता है। वैसे आता है तो कभी नहीं पूछता है, नहीं आता है ये जरूर पूछता है। तो आपको ये याद रखना है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसी हिस्से को क्या कहा जाता है? मध्य भारत का पठार कहा जाता है, और इसके अंतर्गत इतने जिले आते हैं। यहाँ तक क्लियर है? बहुत अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और विशेषताएं देखते हैं। अब यहां पर से समझते हैं ये मध्य भारत का पठार। ठीक है, सबसे पहली विशेषता इसकी कि मध्य भारत के पठार को चंबल नदी का उपाद्र प्रदेश कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा भौतिक विभाग है जिसको चंबल नदी का उपाद्र प्रदेश कहते हैं, तो मध्य भारत का पठार। ठीक है, क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर से चंबल नदी निकलती है। ठीक है, इसलिए इसे चंबल भारत का इसे मध्य भारत को पठार को क्या कहा जाता है? चंबल नदी का उपाद्र प्रदेश कहा जाता है। इसका विस्तार की बात करूं तो इसका विस्तार हमने डिस्ट्रिक्ट में बता दिया है। अगर परसेंटेज की बात करें, किसकी बात करें? परसेंटेज की बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल है वो है 32,896 वर्ग किलोमीटर। और अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो मध्य प्रदेश के कुल
क्षेत्रफल में से कितने परसेंट हिस्सा ये है, तो ये याद रखिएगा आप 10.68% हिस्सा मध्य प्रदेश के कुल मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 10.68% हिस्सा मध्य भारत के पठार के अंतर्गत आता है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब चलते हैं आगे। इसके अलावा और क्या विशेषता है चंबल के पठार, इसकी मध्य भारत के पठार की? तो मैं कुछ चीज़ों में इसकी सीमाएं बताऊंगा कि मध्य भारत के पठार के उत्तर में, दक्षिण में, पश्चिम में या पूर्व में कौन कौन से पठार पड़ते हैं। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपको याद हो तो मैं बताना चाहूँगा, मेरे पास एक क्वेश्चन है कि मध्य भारत के पठार में मध्य भारत के पठार के पूर्व में क्या स्थित है। ये क्वेश्चन MPSI 2017 में पूछा गया है। आपको लगेगा कि कुछ भी बता रहे हैं तो आप चेक कर सकते हैं। तो मध्य प्रदेश SI परीक्षा 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि मध्य भारत के पठार के पूर्व में कौन सा पठार स्थित है या कौन सा हिस्सा स्थित है। तो कैसे पता करेंगे आप? तो यही चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ आपको, एक एक पॉइंट करके मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप बड़े अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो मध्य भारत का पठार है कुछ इस तरह से मध्य प्रदेश है कि नहीं। अब मैं यहीं पर से आपको दिशा बताना चाह रहा हूँ, इसलिए बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। जो मध्य भारत का पठार है, ये मध्य भारत का पठार कुछ इस तरह से मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। ये हिस्से में मैंने आपको सारे के सारे जिले बता दिए हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से मध्य प्रदेश में मध्य भारत का पठार फैला हुआ है। तो मैंने आपको एक बार और बताया था कि मध्य भारत के पठार की यदि मैं बात करूं किधर, पूर्व में, तो जो पूर्व में आता है, पूर्व वाला जो हिस्सा, ये वाला हिस्सा है, ये किस पठार के अंतर्गत आता है? तो ये पठार के अंदर है कौन सा? बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत। कौन सा पठार? बुंदेलखंड का पठार। किस पठार के आता है? इसके मध्य भारत के पठार के पूर्व में। कहाँ पर? मध्य भारत के पठार में पूर्व में जो पठार आता है वो कौन सा पठार आता है आपका? बुंदेलखंड का पठार आता है। कौन सा पठार आता है? बुंदेलखंड का पठार इसके अंतर्गत आता है। अगर मैं दक्षिण में बात करूं तो दक्षिण वाला हिस्सा आपको ये मालूम होगा, ये वाला जो पठार आपका लगता है, ये लगता है कौन सा? मालवा का पठार। कौन सा हिस्सा लगता है? मालवा का पठार। अगर मैं पूर्व उत्तर में बात करूं, देखो दक्षिण में तो कौन सा हो गया आपका? मालवा का पठार हो गया। दक्षिण में कौन सा पठार हो गया? मालवा का पठार हो गया। पूर्व में कौन सा हो गया? बुंदेलखंड का पठार हो गया। उत्तर में क्या आएगा? तो उत्तर में दोस्तों, उत्तर में जो आता है, उत्तर में आपको मालूम है एक नदी है, चंबल नदी, जिसकी सहायक नदी है, उस नदी का नाम है यमुना नदी। और ये यमुना नदी यहाँ पर से ऐसे बहती है, और कोई भी नदी के आसपास के मैदान को यमुना नदी का, उसके आसपास के मैदान को उस नदी का मैदान कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर वो क्या करती है? मिट्टियाँ लाकर जमाती है, और उसी से निर्मित मैदान को क्या कहा जाता है? उस नदी के नाम से ही मैदान का नाम रख दिया जाता है। जैसे हम गंगा का मैदान बोलते हैं, ठीक वैसे ही यहाँ पर जो है वो है यमुना का मैदान। यदि मैं इस एरिया में बात करूं किधर, पश्चिम में, तो मध्य भारत के पठार के पश्चिम में क्या लगता है आपका? राजस्थान लगता है। क्या लगता है? राजस्थान लगता है, और राजस्थान में ही अरावली वाला क्षेत्र उधर लगने लगता है। ठीक है, तो दोस्तों याद रखना, सन 2017 की SI परीक्षा में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि मध्य भारत के पठार के पूर्व में स्थित क्या है, और ऑप्शन में था बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, मालवा का पठार, या सतपुड़ा में कालसैनी। क्या आंसर दोगे आप? तो बेटा आप दोस्तों आप याद रखना, क्या आंसर होगा आपका? बुंदेलखंड का पठार। और ये जरूरी नहीं है कि बुंदेलखंड ही पूछे, कुछ भी पूछ सकता है, दक्षिण में भी पूछ सकता है। तो इसलिए इस बात से आप याद रखना कि मध्य भारत के पठार के उत्तर में यमुना का मैदान है, और पूर्व में कौन सा है? बुंदेलखंड का पठार है, दक्षिण में मालवा का पठार है, एवं पूर्वी वाले, अगर पश्चिमी की बात करें तो पश्चिम में राजस्थान का सीमाएं आ जाती है। समझ में आ गया यहाँ पर? यहाँ तक क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, एक एक चीज
सारे के सारे कॉन्सेप्ट आप समझते हुए चलो। याद रखें दोस्तों, कोई भी टॉपिक को हल्के में ना लें। कहीं से भी आजकल क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि कंपटीशन का दौर है, तो कहीं से भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, शुरू करें, आगे बढ़ें। तो हम पढ़ रहे हैं क्या, मध्य भारत का पठार, इसकी अन्य विशेषताएं और देखते हैं मध्य भारत के पठार। तो सबसे पहले मैं बात करूं आपको मध्य भारत के पठार की, तो मध्य भारत के पठार का जो चट्टानें आती हैं, पहले हम चट्टानों की बात कर लेते हैं। यहाँ कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? देखिए, मैंने चट्टानें आप पढ़ाया हुआ है, आप पिछले वीडियोस में जाके चले जाइएगा। सेकंड लास्ट वीडियो में मैंने चट्टानों के बारे में पढ़ाया है और 6 तरह की चट्टानों के बारे में विस्तृत से बताया है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर अगर नहीं हो रहा है तो आप पुराने वीडियो भी देख लीजिएगा, उससे आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में, मध्य भारत के पठार में जो चट्टानें पाई जाती हैं वो कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? तो आप याद रखिएगा, आर्कियन क्रम की चट्टानें, आर्कियन क्रम की चट्टानें, कुछ दक्कन क्रम की चट्टानें, सॉरी दक्कन नहीं, दक्कन मालवा में आती है, कुड़प्पा क्रम की तथा विंध्यन क्रम की कुछ चट्टानें इस क्षेत्र में पाई जाती है। विंध्यन क्रम की चट्टानें इस क्षेत्र में पाई जाती है। कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? तो इस क्षेत्र में मध्य भारत के पठार में जो चट्टानें पाई जाती हैं वो आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, कुड़प्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं और विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। सारी की सारी चट्टानें हमने पढ़ा दिया है, आप पिछले वीडियोज में देख लेना। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जो चट्टानें हैं वो आर्कियन क्रम की चट्टानें मानी जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ से अपन आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में समझते हैं कि यहाँ की मिट्टी कैसी है। तो मैं आपको बता दूं, मध्य भारत के पठार की जो मिट्टी है उस मिट्टी का बहुत उपजाऊ मिट्टी है, और ये इस मिट्टी को आप कहते हैं, जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है वो कौन सी मिट्टी होती है? तो जड़होल मिट्टी होती है। कौन सी होती है? जड़होल मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। और इसी जड़होल मिट्टी में यहाँ पर इस पठारी क्षेत्र में सरसों की खेती बहुतायत की जाती है। सरसों प्लस तिलहन की फसलों की खेती विशेष रूप से की जाती है। तो क्या की जाती है? मध्य भारत के पठार के अंतर्गत कौन सी मिट्टी आती है? जड़होल मिट्टी आती है। और जड़होल मिट्टी आती है तो इसी वजह से यहाँ पर सरसों एवं तिलहन की खेती बहुत अधिक मात्रा में की जाती है। समझ में आया? अब यहीं पर से एक और क्वेश्चन बताना चाहूँगा आपको। मेरे पास एक और क्वेश्चन रखा हुआ है, सन 2013 का ये क्वेश्चन है जो कि एमपी कांस्टेबल में आया है। तो इसमें पूछा गया है कि सरसों की डलिया किसे कहा जाता है? ठीक है, कौन सा? सरसों की डलिया। तो याद रखिएगा दोस्तों, सरसों की जो डलिया है, क्या? सरसों की डलिया। ये क्वेश्चन सन 2013 में, कब? 2013 में एमपी कांस्टेबल परीक्षा में, एमपी कांस्टेबल परीक्षा सन 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में सरसों की डलिया किसे कहा जाता है। वहाँ पर जो है ऑप्शन में था मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो आपका आंसर क्या होगा? सबसे ज़्यादा सरसों की खेती कहाँ पर की जाती है? मध्य भारत के पठार में खेती की जाती है। इसी वजह से क्या कहा जाता है? सरसों की डलिया कहा जाता है। मैं आपके सामने प्रत्येक जो टॉपिक है उसके कुछ क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर के रख रखे हैं। मैं समय समय पे जैसे जैसे पढ़ाते जाऊंगा वैसे वैसे उस टॉपिक के क्वेश्चन आपको बताते जाऊंगा कि इस परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ताकि आप लोगों को भी ये विश्वास हो जाए कि ये टॉपिक अति महत्वपूर्ण होते हैं। बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि ये टॉपिक महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, तो सारे के सारे टॉपिक महत्वपूर्ण होते हैं। और याद रखिएगा दोस्तों, शॉर्टकट तरीके से, मैं पहले भी बोला है, शॉर्टकट तरीके से सिलेक्शन नहीं लिया जा सकता है। वर्तमान समय में कंपटीशन बहुत अधिक है, आपको एक एक क्वेश्चन उठाने पड़ेंगे। समझ में आए? प्रत्येक क्वेश्चन आपके क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर से समझते हैं आगे बढ़ते हैं मध्य भारत के पठार में। और मध्य भारत के पठार में आगे बढ़ते हुए समझते हैं कि मध्य भारत के पठार की और क्या विशेषताएं हैं। जैसे मैं बात करूँ मध्य भारत के पठार की, तो मध्य भारत के पठार की औसतन, अगर ऊंचाई की मैं बात करूँ, औसतन किसकी? औसतन ऊंचाई। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, मैं आगे चल के बताऊंगा। एक परीक्षा में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, लेकिन वो यहाँ का नहीं पूछा गया है। वो पूछा गया है नर्मदा सोन घाटी का जो एवरेजन ऊंचाई है वो कितनी है। ठीक है, और ये कांस्टेबल परीक्षा में ही पूछा गया है। ठीक है, जो कि 300 मीटर है। तो इस बात को याद रखें, कुछ भी पूछा जा सकता है आज के समय में। तो इसकी जो औसतन ऊंचाई है वो 500 मीटर के आसपास है। ठीक है, इसके अलावा मैं अगर बात करूं, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और दोस्तों IMP लगाइए इसे,
इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसी मध्य भारत के पठार के अंतर्गत एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है सहरिया। कौन सी जनजाति है? सहरिया जनजाति है। और दोस्तों ये सहरिया जनजाति मध्य प्रदेश की ऐसी जनजाति है, ऐसी 3 जनजातियों में से एक है जो आपदाग्रस्त है। आपदाग्रस्त का मतलब क्या होता है? आपदाग्रस्त से मतलब है कि ऐसी जनजातियां जो आर्थिक रूप से बहुत ही ज़्यादा पिछड़ी हुई हैं। और मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसी 3 जनजातियां हैं जिनको आपदाग्रस्त घोषित किया है। किसको किया है? मध्य प्रदेश की सरकार ने ऐसी 3 जनजातियां हैं जिनको आपदाग्रस्त घोषित किया गया है। क्या किया गया है? मध्य प्रदेश शासन द्वारा, एमपी गवर्नमेंट द्वारा 3 ऐसी जनजातियां हैं जिनको आपदाग्रस्त घोषित किया गया है। उसमें से एक जनजाति आपकी कौन सी है? सहरिया जनजाति। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब भी आपसे पूछा जाए, जैसे हम मध्य प्रदेश की जब जनजाति में जाएंगे तो आपको एक एक करके हम सारी जनजातियों के बारे में वर्णन करेंगे। आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि आपको बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाएगा। आपको हर एक कॉन्सेप्ट कांस्टेबल से लेके पीएससी तक का बिल्कुल क्लियर कराया जाएगा। इसके बाहर आपका एग्जाम नहीं जाएगा। 1 से 2% तो चला जाता है, वो आपको भी मालूम है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि लगभग 95% से ऊपर का जो क्वेश्चन पेपर होगा आपका, वो समस्त परीक्षाओं में आपका क्या होगा? कवर होगा। समझ में आया? आगे बढ़े तो 3 कौन कौन सी जनजाति हैं जो आपदाग्रस्त हैं? 3 कौन कौन सी जनजाति हैं? तो दोस्तों याद रखना, एक है आपकी भारिया जनजाति जो कि कहाँ पर पाई जाती है? आपकी छिंदवाड़ा में पाई जाती है। और दूसरी जो जनजाति है वो कौन सी है? बैगा जनजाति, जो कि कहाँ पर पाई जाती है? आपके बालाघाट या मंडला वाले इलाके में पाई जाती है। ठीक है। और तीसरी जो जनजाति है वो सहरिया जनजाति है। और ये सहरिया जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? तो ये मध्य भारत के पठार के अंतर्गत आती है। सहरिया जनजाति का ही एक जो संस्थान है जिसको म्यूजियम कहना चाहिए, तो सहरिया जनजाति का जो म्यूजियम बना हुआ है वो श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है? श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में सहरिया जनजाति का म्यूजियम बना हुआ है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि सहरिया जनजाति का म्यूजियम कहाँ बना है, तो सहरिया जनजाति का म्यूजियम कहाँ पर बना हुआ है? श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ है। बिल्कुल परेशान मत होइए, महामारी का दौर जरूर है, लेकिन हम लगातार पढ़ते रहेंगे और हम जरूर जीतेंगे। ठीक है। आप घर पर रहिए और पढ़ते रहिए। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर से कुछ कॉन्सेप्ट और ले लेते हैं। जैसे हम यहाँ की वर्षा की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? मध्य भारत के पठार में वर्षा कितनी होती है? यहीं पर से इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ, आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। यहाँ पर मैं और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने वाला हूँ। जैसे मध्य भारत का पठार, देखिए मध्य भारत के पठार की अन्य विशेषताओं में अगर बात करें तो वर्षा, यहाँ पर की जो वर्षा है वो औसतन जो है वो 75 सेंटीमीटर है। कितनी है? 75 सेंटीमीटर। यदि दोस्तों आपको मालूम होगा तो मध्य प्रदेश की जो औसत वर्षा है, किसकी? मध्य प्रदेश की जो औसत वर्षा है, मध्य प्रदेश की औसत वर्षा 212 सेंटीमीटर है। सॉरी 112 सेंटीमीटर है। कितनी है? 112 सेंटीमीटर है। और मध्य भारत के पठार के अंतर्गत जो वर्षा है वो 75% के आसपास होती है, अर्थात बहुत कम वर्षा होती है, लेकिन फिर भी वहाँ फसल होती है। क्यों होती है? क्योंकि चंबल नदी वहाँ पर है। ठीक है, तो चंबल नदी वहाँ से गुजरती है, इसलिए वहाँ पर क्या है? सिंचाई वाला हिस्सा है, और सिंचाई होने की वजह से वहाँ पर सरसों की खेती बहुत अच्छे से की जाती है। समझ में आए? आगे बढ़ते हैं। औसतन वर्षा हो चुकी है, और क्या इसमें हो सकता है मध्य भारत के पठार में? हाँ, अब यहीं पर बताते हैं वर्षा के बारे में। तो याद रखना दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना लीजिए और नोट कर लीजिए। मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा मध्य भारत के पठार के अंतर्गत आने वाले जिले भिंड में होती है। कहाँ पर होती है? मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा, जो सबसे कम वर्षा होती है वो भिंड जिले में होती है। भिंड जिले में होती है, और लगभग कितनी होती है? 55 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 55 सेंटीमीटर। अर्थात मध्य भारत के पठार के अंतर्गत आने वाले जिला भिंड, भिंड में जो वर्षा होती है वो कितनी होती है दोस्तों? 55 सेंटीमीटर होती है, अर्थात सबसे कम होती है। अब यहीं पर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताएंगे आप? बिल्कुल बताइए। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? दोस्तों याद रखना, मैंने जिले की बात करा है, औसतन। तो आप लोगों का जवाब पचमढ़ी नहीं होना चाहिए। नहीं पता? कोई बात नहीं, बता देते हैं कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। अगर देखा जाए
एवरेजन अर्थात औसत वर्षा मध्य प्रदेश के किस जिले में होती है, तो उस जिले का नाम क्या है, सबसे ज़्यादा जो वर्षा मध्य प्रदेश के जिले में होती है उस जिले का नाम है क्या, बालाघाट। तो आप ये याद रखना, ठीक है। और अगर देखा जाए कि मध्य प्रदेश में ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है, तो वो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान आपका कौन सा है, आप सभी को मालूम होगा, पचमढ़ी में। कहाँ पर है, पचमढ़ी में। और पचमढ़ी आता है आपका होशंगाबाद जिले में, ठीक है। और पचमढ़ी किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों, याद रखना, पचमढ़ी तवा नदी के तट पर स्थित है। और तवा नदी पर ही मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सड़क पुल बना हुआ है, ठीक है। ये हम बाद में समझेंगे, लेकिन आप याद रखना कि मध्य भारत के पठार के अंतर्गत आने वाला जिला भिंड में 55 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जो कि सबसे कम वर्षा है प्रदेश की। यहाँ तक क्लियर है। चलो थोड़ी सी विशेषताएं और क्लियर करते हैं, थोड़ी सी विशेषताएं और कुछ विशेषताएं और बची, और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना। मैं प्रत्येक चीज़ें आपके लिए जो लेकर के आया हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। याद रखिए, मध्य भारत के पठार में अब हम समझने वाले हैं नदियों के बारे में। तो आपने देखा होगा जो मध्य भारत के पठार में नदियाँ हैं, जैसे आपने देखा होगा चंबल नदी, चंबल एवं उसकी अन्य सहायक नदी। आपने देखा होगा, सबसे पहले मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि मध्य भारत के पठार का जो ढाल है वो किस दिशा की ओर है, तो आपका आंसर क्या होगा। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि मध्य भारत का जो पठार है वो मध्य भारत का पठार कुछ इस तरह से बना हुआ है, अर्थात उसका जो ढाल है वो उत्तर की ओर है, और उत्तर में भी कहाँ पर है, उत्तर पूर्व की ओर है। समझ में आया, अर्थात जो ढाल है कुछ इस तरह से है कि उत्तर की तरफ झुका हुआ है, और उत्तर पर जाकर नदी हमारे पूर्व की ओर चली जाती है, और पूर्व की ओर जाकर यमुना व गंगा नदी में मिल जाती है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो यहीं पर की एक महत्वपूर्ण नदी है, वो नदी का नाम है क्या, चंबल नदी। और इस चंबल नदी की मैं विशेषता आपको बता दूं, ये चंबल नदी मध्य प्रदेश में इंदौर के महू तहसील के जानापाव से निकलती है, और जानापाव के पास विंध्याचल पर्वत श्रेणी से ही निकलती है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत जानापाव श्रेणी से। और ये बहती हुई कहाँ पर, जैसे यहाँ पर ये देखा मैंने आपको बताया, समझिए आप कॉन्सेप्ट। देखो मैप की जरूरत बहुत पड़ने वाली है, लेकिन आप समझदार बच्चे हैं, बड़े अच्छा से समझो। मालवा के पठार से चंबल नदी निकलती हुई राजस्थान से जाती हुई यमुना नदी में मिलती है, राजस्थान में इंटर होती है, और यहाँ पर श्योपुर, मुरैना और भिंड होते हुए कहाँ पर चली जाती है, आपके कहाँ पर चली जाती है, उत्तर प्रदेश में चली जाती है, और इटावा के पास यमुना नदी में मिल जाती है। तो इसी चंबल नदी की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि ये जो चंबल नदी है, इस चंबल नदी के द्वारा ग्वालियर, श्योपुर और मुरैना वाले क्षेत्रों में, अर्थात मध्य भारत के पठार में सबसे ज़्यादा मृदा अपरदन किया जाता है। क्या किया जाता है, मृदा अपरदन किया जाता है। क्या किया जाता है बेटा, सबसे ज़्यादा मृदा अपरदन किया जाता है, और मृदा अपरदन को ही रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मृदा अपरदन को ही रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मृदा अपरदन को ही रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। अर्थात भारत का सबसे ज़्यादा मृदा अपरदन से ग्रसित पठार कौन सा है, तो आपका आंसर होगा कि भारत का सबसे ज़्यादा मृदा अपरदन से ग्रसित पठार जो है वो मध्य भारत का पठार है। क्या, भारत का सबसे ज्यादा मृदा अपरदन से ग्रसित जो पठार है वो कौन सा पठार है, आपका मध्य भारत का पठार है। कौन सा पठार है, मध्य भारत का पठार है, ठीक है। और मैं यहीं पर से क्वेश्चन और उठाना चाहूँगा। मैंने अभी आपको जैसे बताया कि मध्य भारत का जो पठार है वो किधर है, उत्तर पूर्व की ओर है, अर्थात उत्तर में, और फिर पूर्व की ओर है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है पटवारी परीक्षा 2016-17 में। किसमें पूछा गया है, पटवारी परीक्षा 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मध्य भारत के पठार का जो बहाव है या ढाल जो है वो किस दिशा की ओर है। तो दोस्तों आज से आप याद रखना किस इस दिशा की ओर है, उत्तर या उत्तर पूर्व की ओर। अर्थात यहाँ पर से कोई भी नदियाँ जब बहती हैं तो
पहले उत्तर की ओर जाती हैं और वो अचानक से टर्न किधर ले लेती हैं, पूर्व की ओर टर्न ले लेती हैं और उत्तर प्रदेश में अन्य नदियों से, यमुना या गंगा से मिल जाती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है। आगे चलते हैं। जो चंबल नदी है जो मृदा अपर्दन करती है, मृदा अपर्दन करती है, तो ये जो अपर्दन करती है ये करती है, इसका टाइप है अवनालिका अपर्दन। कौन सा अपर्दन करती है? अवनालिका अपर्दन। अब ये अवनालिका अपर्दन क्या होता है? आपके मन में क्वेश्चन होगा कि भैया ये अवनालिका अपर्दन क्या होता है? तो अवनालिका अपर्दन ऐसा अपर्दन है कि क्या होता है, नदियां बहते बहते अचानक से नदी क्या होती है, नालियों की भांति अन्य जगहों से शाखाओं में विभक्त हो जाती है और पुनः आगे जाके मिल जाती है। और इस तरह से बहुत सारी क्या हो जाती हैं, छोटी छोटी नालियों का निर्माण हो जाता है, खड्डों का निर्माण हो जाता है। और यही खड्डों के अवनालिका अपर्दन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है सन 2016 में MPPSC और MP कांस्टेबल एवं MPSC परीक्षा 2016 में दोनों में ही पूछा गया है कि जो अवनालिका अपर्दन है जो चंबल नदी के द्वारा किया जाता है मध्य भारत के पठार में, वो किस तरह का है। तो सॉरी, जो मृदा अपर्दन है वो किस तरह का है, तो वो अवनालिका का अपर्दन है। कैसा अपर्दन है? अवनालिका अपर्दन है। और इसी अवनालिका अपर्दन को गली अपर्दन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गली अपर्दन कहा जाता है। और इसी गली अपर्दन के कारण, जो मृदा अपर्दन के कारण चंबल नदी क्या करती है, चंबल नदी मध्य भारत के पठार में बड़े बड़े बीहड़ों का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? बड़े बड़े बीहड़ों का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? बीहड़ों का निर्माण करती है। और यही बीहड़ों के निर्माण में क्या होता है, आपके बागी लोग या जो क्या बोलते हैं, आपने सुना होगा दस्यु सुना है? दस्युओं का आश्रय स्थली भी कहा जाता है इसको। क्या होता है दस्युओं का आश्रय स्थल? दस्यु मतलब जो डाकू लोग होते हैं, डाकुओं का रहने का उचित स्थान ही बनाते हैं। कौन? बीहड़, चंबल नदी वाले। ठीक है, तो इसी को क्या कहा जाता है? बहुत बहुत बड़े बड़े बीहड़ों का निर्माण करता है। इसी को दासियों का स्थल कहा जाता है, अर्थात डाकुओं का घर कहा जाता है, बीहड़ों। यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं हो। हम बहुत अच्छे से आपको पढ़ाने वाले हैं। आपसे एक ही उम्मीद है कि आप हमारा जो वीडियोज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और मध्य प्रदेश में जो मध्य भारत का पठार था, मध्य भारत के पठार में कुछ इतने ही इम्पोर्टेंट फैक्ट थे। इसके बाद जो हम पठार पढ़ेंगे वो मालवा के पठार के बारे में पढ़ेंगे और वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप में से मैं विदा लेना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और एक और निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो ज़रूर शेयर करें और लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। शुभ दिन हो आपका। नमस्कार।